सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। अमेरिका की ह्यूस्टन में 22 सितंबर को हाउडी मोदी इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे शामिल। व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, कहा भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का अहम मौका होगी ये साझा रैली। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में रविवार को हुए नाव हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 लोग लापता। तलाशी अभियान में जुटी एनडीआरएफ और नौसेना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। भारी बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात। राहत और बचाव का काम जारी। स्कूल कॉलेज बंद। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने की ताजा हालात की समीक्षा। अधिकारियों को तुरंत हर मुमकिन मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। आईआईटी में पढ़ने वाले आसियान देशों के 1000 छात्रों को पीएचडी फेलोशिप देगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज फेलोशिप कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। पिछले साल आसियान भारत संबंधों के 25 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी स्कॉलरशिप देने की घोषणा। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 22वीं बार जीता विश्व बिलियर्ड्स खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा पूरे देश को उपलब्धियों पर गर्व, भविष्य के लिए भी दी शुभकामनाएं। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। अमेरिका में 22 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा इवेंट हाउडी मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने रविवार देर रात इसकी पुष्टि कर दी है। हालिया इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के शीर्ष नेता दुनिया के किसी भी कोने में साझा रूप से रैली को संबोधित कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन में होना है। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा इंडो अमेरिकन लोगों के आने की संभावना है। इतने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की मीडिया सचिव स्टेफनी ने बयान जारी करके कहा है कि मोदी और ट्रंप की ये साझा रैली भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का अहम मौका होगी। अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन सिंघल ने इस इवेंट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। हाउडी शब्द अंग्रेजी के हाउ डू यू डू की शॉर्ट फॉर्म है। साउथ वेस्ट अमेरिका में यह शब्द काफी चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले ही महीने फ्रांस में G7 समिट के दौरान मिले थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम फिलहाल बात करेंगे हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, जो हाउडी मोदी इवेंट है, पहले थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस तरह से अहम है और किन मायनों में ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है? देखिए, ये टेक्सास इंडिया फोरम है जिन्होंने ये बनाया है। ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग आयोजन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका का एक शेयर ड्रीम है। वो एक 90 मिनट का कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं इस बात को जताने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो अमेरिका। और इसके अलावा जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है टेक्सास इंडिया फोरम में, उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बीच में कई सपने और कई भविष्य के जो कार्यक्रम है वो लंबित हैं और उन्हें पूरा करना है। और इसी को लेकर वे एक 90 मिनट का कार्यक्रम भी दिखाएंगे जिसमें कि एक दो भारतीय यंग मैन की कहानी है जिसके बारे में वो कहते हैं कि वुमेन द इंडियन अमेरिकन स्टोरी। तो किस तरह भारत के लोगों में अमेरिका के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है और किस तरह अमेरिका के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारतीय लोगों के प्रति विश्वास बढ़ा है। और इसी को लेकर ये परिचय दिखा रहा है कि किस तरह से अमेरिका के जो सारे पार्टियों के जो लोग हैं, बाई पार्टीजन उसको कहते हैं डेलीगेशन, और टेक्सास अमेरिका फोरम ने जो प्रेस रिलीज हमें भी भेजा है
उसमें भी उन्होंने बताया कि यह एक यूनिक मीट है और इस तरह का अमेरिका में कभी नहीं हुआ कि किसी एक देश के किसी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। दरअसल ये रैली है भारत में जिसे कहते हैं, और उस तरह के रैली में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जाए, अमेरिका के सभी राजनीतिक दलों के लोग जाएं, 48 राज्यों के लोग इसमें शामिल होंगे, अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के। और उसमें यह भी है कि तकरीबन सभी राज्यों के गवर्नर अमेरिका के शामिल होंगे। तो यह एक समझिए कि भारत की अमेरिका के लोगों में, अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के प्रशासन पे अपने कार्यशैली, अपनी कुशलता और उसके बाद भारत के लगातार सतत लोकतंत्र के कारण जो विश्वास बना है, उसी विश्वास का प्रतीक है। और आप जानती हैं प्रीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट भी किया था रिपब्लिक डे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप अगर 22 सितंबर को जा रहे हैं भारत और अमेरिका के इस आयोजन में, तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः भारत के इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया के सबसे लोकतंत्र के साथ मिलकर अमेरिका के चलने में ही दुनिया का भविष्य है, और यह इसी बात को इंगित करता है प्रीति। बिल्कुल। और अखिलेश जी, दोबारा कार्यकाल संभालने के बाद इस तरह का पहला आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में। इससे पहले हमने देखा था 2014 में मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में और 2016 में सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और दोनों ही इवेंट में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस बार हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अभी वेटिंग लिस्ट में भी हैं, यानी आम जो लोग हैं वहां, उनमें भी कम उत्साह नहीं दिख रहा है। तो पूरी शैली रही है, क्योंकि आप भारत की तरह किसी भी रैली में सीधे नहीं चले जाते हैं, आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक आई कार्ड मिलता है, ईमेल पे मिलता है, उसको लेकर आपको जाना पड़ता है। तो 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार समझिए कि एक कैपेसिटी होती है हर स्टेडियम की, उस कैपेसिटी के अनुसार 50,000 से ज्यादा लोग उसमें समावेशित नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े रहेंगे। ऐसा एक्चुअली मेडिसन स्क्वायर में भी हुआ था कि बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े थे, और स्क्रीन लगाए जा सकते हैं। ये जो एनआरजी स्टेडियम है उसके बाहर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जा सकते हैं, ताकि जो लोग बाहर हैं वो भी रहें। और एक तरह से कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक शैली विकसित की कि जिस देश में भी वो जाते हैं उन सभी देशों के भारतीय लोगों को एक बड़े कार्यक्रम में आयोजित करके बुलाते हैं, और एक पब्लिक कार्यक्रम होता है। तो इसका दोहरा फायदा होता है, एक तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन भारतीयों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, और वो उस देश में भारतीयों के प्रति एक सम्मान की भावना बनती है। तो इस कार्यक्रम के कारण पूरी दुनिया में भारत के लोगों में एक अजीब तरह का आकर्षण देश के प्रति भी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली के प्रति भी बना है। और जैसा कि आपको याद होगा कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड गए थे, उस समय डेविड कैमरून भी आए थे वहां भाषण संबोधित करने वेम्बली स्टेडियम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो आयोजन है, मुझे लगता है कि दुनिया भर के नेताओं को आकर्षित कर रहा है। और जिस तरह भारत का प्रभाव खास करके हमारे जो एनआरआईज हैं या जो हमारे पीआईओज हैं, उन्होंने जो योगदान किया है उन देशों में, उसके कारण भी बढ़ा है। और जब किसी देश का प्रधानमंत्री जाता है, वहां आयोजन करता है और वो लोग आते हैं, तो उससे उनका भी सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में देवीपत्तनम के पास कल पर्यटक को ले जा रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग अभी भी लापता हैं। इस नौका में चालक दल के 11 सदस्य सहित 60 से ज्यादा लोग सवार थे। 8 लोगों के शव निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, राजस्व और पुलिस दल तलाश और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पूर्वी गोदावरी जिला कलेक्टर को दुर्घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के देवीपत्तनम में हुई नाव दुर्घटना में हताहत सैलानियों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भी कल 6 युवक यमुना नदी में डूब गए। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं और बाकियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और उधर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे खराब हालात नीमच, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, भिंड, रायसेन और आगरमालवा जिलों में हैं। इन जिलों के कई गांव में पानी घुस गया है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में कल करीब 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चंबल, नर्मदा, पार्वती, बेतवा और उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज अलीराजपुर, सागर, नीमच और झाबुआ सहित कई जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के कारण कोटा मंडल में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। झालावाड़ और कोटा जिलों में बचाव कार्य के लिए सेना तैनात है। कोटा और झालावाड़ जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण चंबल के तटवर्ती गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित हो गया है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई गांव से संपर्क टूट गया है। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर कई जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों राज्यों में बाढ़ की ताजा स्थिति और वहां चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को राज्यों द्वारा मांगी गई मदद के मुताबिक तुरंत सहायता राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में दोनों राज्यों की ओर से बताया गया कि भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध और अन्य जलाशयों से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया है, जिससे कई ऊपरी और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों और मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से किया गया है। बार बार भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस साल पाकिस्तान ने बिना उकसावे के 2050 बार सीज फायर तोड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीज फायर तोड़ने को लेकर सरकार गंभीर है। रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय नागरिकों और बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को सहायता दी गई है और पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों और सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना की इस हरकत से साल भर में 21 नागरिकों की मौत हो गई। साथ ही कहा कि भारत पाकिस्तान से लगातार कहता रहा है कि वो 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करे और नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखे। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षा बल अत्यधिक संयम का परिचय देते हुए संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब देते हैं और सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयासों को विफल करते हैं। इस बीच कश्मीर मामले पर ब्रिटेन के सबसे मुखर सांसदों में से एक बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र पर भारत का संप्रभु अधिकार है। लंदन में ब्रिटेन स्थित कश्मीरी पंडितों के एक समूह को संबोधित करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी बॉब ब्लैकमैन ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे पर यूएन में प्रस्ताव पेश करने की योजना पर सवाल खड़े किए। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर संप्रभु भारत का हिस्सा है। ऐसे लोग जो वहां संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने की बात करते हैं उस प्रस्ताव को भूल जाते हैं जिसके मुताबिक राज्य के एकीकरण के लिए पाकिस्तानी सेना को कश्मीर छोड़ देना चाहिए।
खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आमतौर पर इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि पानी की यही दशा रही और उसका संचय न हुआ तो हिंदुस्तान सबसे अधिक गर्म देश के रूप में होगा। इसलिए हम लोगों को चिंता करने के विषय है। सब लोग संचय में लगे। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि हम सब लोग इसकी चिंता करें। भारत सरकार आसियान सदस्य देशों के ऐसे स्टूडेंट्स को फेलोशिप देगी जो आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं। भारत सरकार इस कार्यक्रम के जरिए आसियान के सदस्य देशों के 1000 छात्रों को फेलोशिप देगी। इस फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत आज होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज होने वाले इस कार्यक्रम में सभी 23 आईआईटी के निदेशक भी शामिल होंगे। यूजीसी से अध्यक्ष और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। पिछले साल आसियान भारत रिश्तों के 25 साल पूरे हुए थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के सदस्य देशों के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत और आसियान देशों के बीच संबंध काफी बेहतर हैं। इन देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की कई संभावनाएं हैं। रूस के ओरेनबर्ग स्थित डोंगूस ट्रेनिंग रेंज में आयोजित सैन्य युद्धाभ्यास के उद्घाटन समारोह में आज भारतीय दल शामिल हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य दलों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने का अभ्यास प्रदान करना है। पहले मॉड्यूल में आतंक निरोधी कार्यवाही, हवाई हमलों को नाकाम करना और सुरक्षात्मक उपाय होंगे, जबकि दूसरा मॉड्यूल आक्रामक युद्ध संचालन पर फोकस करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइसलैंड और स्विट्जरलैंड की यात्रा पूरी करने के बाद दक्षिण मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया के लिए रवाना हुए हैं। स्लोवेनिया में राष्ट्रपति आज अपने समकक्ष बोरुत पाहोर से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और दोनों देशों के बीच आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान भी मौजूद रहेंगे। 1991 में स्लोवेनिया की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लिवाली का रुख बनाए रखा है। 2 महीने तक भारतीय बाजार से पैसे निकालने के बाद सितंबर से के पहले 13 दिनों में विदेशी निवेशकों ने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध में तनाव कम होने और बेहतर आर्थिक आंकड़ों के कारण निवेशकों में थोड़ा उत्साह देखा जा रहा है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर शनिवार को हुए ड्रोन हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीने में सबसे अधिक दर्ज की गई है। सऊदी संयंत्र के हमलों के बाद तेल की कीमतें 10% से ज्यादा हो गई हैं। हालांकि अमेरिका ने अपने आपात भंडार से कच्चे तेल को निकाला है। इससे बाजार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सऊदी अरब ने अरामको के 2 तेल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमलों के बाद तेल और गैस के उत्पादन में 50% की कटौती की है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्लाज़िज़ बिन सलमान ने बताया कि ड्रोन हमलों की वजह से तेल के उत्पादन में एक दिन में 57 लाख बैरल यानी 50% तक की कटौती हुई है। हमले की वजह से अब कैक और खुरैस संयंत्रों में अस्थायी तौर पर तेल उत्पादन को रोक दिया गया है। तेल उत्पादन में की गई कटौती की भरपाई अरामको के तेल भंडारों से की जाएगी। ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हूथी विद्रोहियों ने ली है।
और इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले में उसका हाथ है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बहाने तलाश रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मुसावी ने एक बयान में तेहरान में कहा कि ऐसे तर्कहीन और अनर्गल आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शनिवार को सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हुए हमले के बाद ईरान की आलोचना की है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ग्रेट गंगा रन 2019 को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की गई। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दौड़ में हिस्सा ले रहे लोग इस बात का प्रतीक हैं कि लोग न केवल जल के महत्व को समझते हैं बल्कि इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के प्रति सजग भी हैं। इस मैराथन का मकसद एक जन आंदोलन की शुरुआत करके लोगों को गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। मैराथन से जुड़ने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए, यमुना को पवित्र बनाए रखने के लिए, इन सब सहायक नदियों को पवित्र बनाए रखने के लिए, उनके वेग को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनके जो है आवेग को बनाए रखने के लिए जो सब काम करेंगे, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो नव चेतना का उदय होगा, ये नमामि गंगे मिशन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो केवल मिशन का नहीं पूरे राष्ट्र का लक्ष्य बनेगा। और अब बात खेल की दुनिया की। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने म्यांमार के मांडले में विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त आडवाणी ने म्यांमार के नेम थ्वे ओ को एक तरफा मुकाबले में 6-2 से हराकर 22वीं बार ये विश्व खिताब जीता। बिलियर्ड्स के छोटे फॉर्मेट में 34 साल के आडवाणी का पिछले 6 साल में 5वां खिताब है। पिछले साल की तरह इस साल भी आडवाणी ने फाइनल में स्थानीय दावेदार नेम थ्वाई ओ के खिलाफ 6-2 से आसान जीत दर्ज की। पंकज आडवाणी की इस जीत पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और आपके प्रयास सराहनीय हैं। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने रविवार को वियतनाम ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में दूसरी सीड सौरभ ने चीन के सुन फेई शियांग को 21-12, 17-21, 21-14 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। मैच के पहले सेट में 26 वर्षीय सौरभ ने सुन फेई शियांग को 21-12 से हराया। इसके बाद फेई ने शानदार वापसी की और सौरभ को दूसरे सेट में 21-17 से हराते हुए मैच बराबर कर दिया। तीसरे और निर्णायक सेट में सौरभ ने फिर वापसी की और फेई को 21-14 से हराते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये मैच 72 मिनट तक चला। इससे पहले मध्य प्रदेश के सौरभ ने पिछले साल डच ओपन और कोरिया ओपन का खिताब जीता था। धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। लगातार बारिश के बीच मैच अधिकारियों ने काफी इंतजार करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मैच 18 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम मैच 22 सितंबर को बेंगलुरु में होगा। इंग्लैंड ने एशियस सीरीज के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 135 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इंग्लैंड से मिले 399 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 77 ओवर में सभी विकेट खोकर 263 रन ही बना सकी और जीत से 135 रन दूर रह गई। इस तरह एशियस सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। पहली पारी में 6 विकेट झटकने वाले जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कविंदर सिंह बिष्ट और संगीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कविंदर ने 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में चीन के जिहाओ चेन को 3-2 से शिकस्त दी। साथ ही संगीत ने भी 91 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत दर्ज की। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।